नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा को लेकर अहम बयान दिया है। सरकार ने कहा कि वह फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा को बदलने पर विचार कर रही। केंद्र ने कहा कि वह इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार कर रही जो मौत की सजा देने के मौजूदा तरीकों को परखेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि के इस प्रतिवेदन पर गौर किया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि प्रस्तावित पैनल के लिए नामों को तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कुछ समय बाद वह इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे। बेंच ने इस पर कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कमेटी में नियुक्तियों पर विचार करने की बात कही है। इसको देखते हुए हम गर्मी की छुट्टियों के बाद इसकी सुनवाई के लिए एक तय तारीख देंगे। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी की ओर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। साथ ही बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने का वादा किया है। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें भारत के वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को उन्होंने बताया कि वह जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि वह आगे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों के साथ ही एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे हैं। पवार ने कहा कि राज्यसभा में मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने 1 मई 1960 को ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कल हमने मई दिवस मनाया है। इस लंबे राजनीतिक करियर के बाद कहीं तो रुकने का सोचना होगा। किसी को इतना लालची नहीं होना चाहिए। जी हां, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष को तलब करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है, जबकि उसके किसी नेता से पूछताछ हो गए तो वह केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है। वहीं उन्होंने भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि वह कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भगवा खेमे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र का ताकतों का एक समूह की दिशा में काम करने की कोशिश करेगी। बनर्जी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ टीएमसी ही हरा सकती है। जी हां, आपको बता दें भाजपा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश की पटकथा 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साय में राजधानी में गोपनीय मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बस्तर के एक आदिवासी सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम बघेल से मुलाकात से पहले साय ने दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्र बताते कि इस मुलाकात में साय ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी दी थी, साथ ही अपने साथ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी बताया था। उस समय साय को प्रदेश प्रभारी ओम मथुरा से मिलकर अपनी बात रखने की सलाह दी गई है। साय जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनकी बात न को ओम मथुरा सुनने को तैयार थे, न ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। इसके बाद ही साय ने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी 2024 के चुनाव में सत्ता गंवा देगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव बदलाव लाने के लिए होंगे। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से एक साथ आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने अच्छे के लिए बदलाव का हकदार है, जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में माँ माटी मनुष्य के अवसर पर मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो जुमला पॉलिटिक्स के खिलाफ आए। जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी तो बीजेपी हार जाएगी। ऐसे में लोग हिंदुस्तान को बांटने वालों से जीत जाएंगे। जी हां, आपको बता दें साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार 5 मई 2023 को पड़ेगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण अप्रैल के महीने में पड़ चुका है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, जिसका असर हर किसी की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन लगेगा। यह ग्रहण 5 मई की रात में 8:46 से शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद
1:02 पर समाप्त होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। कुल 4 घंटे 18 मिनट तक चलने वाला यह ग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। ग्रहण के पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि ग्रहण का प्रभाव भारत में न होने की वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ग्रहण का असर भारत में भी नहीं होगा, लेकिन धार्मिक और पौराणिक बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं को इस दिन का सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी रखेंगे तो आप स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे, साथ ही आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो आप इस दिन बिना कुछ सोचे समझे पूरी तरह से सावधानी बरतें। जी हां, आपको बता दें, एनसीपी के दिग्गज शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही। इस बीच शरद पवार के मराठी भाषा में आत्मकथा लोकमान्य संगाती प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत से संबंधित कई चौंकाने वाली बात लिखी है। 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल और अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से संबंधित कई बातें भी उन्होंने किताब में लिखी है। अजित पवार बीजेपी के साथ अचानक क्यों चले गए थे, इस बारे में शरद पवार ने खुलासा करते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।